दोस्तों वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रतिदिन हिंदी का टेस्ट होता है 11 AM। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले इसमें हम शिक्षण विधियों के क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक वाचन और अनुकरण वाचन में कौन सा कौशल विकसित होता है? वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ये क्वेश्चन आया हुआ है रीट 2021 में। शायद मुझे ऐसा लगता है ये लेवल 1 में आया था। सामूहिक वाचन और अनुकरण वाचन में से कौन सा कौशल का प्रकार है? अब आपको पता है इसके पीछे वाचन शब्द लगा हुआ है, तो किसका होगा? श्रवण का होगा नहीं, पठन का होगा नहीं, लेखन का होगा नहीं, किसका होगा? वाचन कौशल का। तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, छात्रों की विषयगत कमजोरियों का पता लगाया जाता है। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? छात्रों की विषयगत कमजोरियों का पता, इसमें निवारण नहीं है तो उपचार नहीं आएगा। पता की पूछ रहा है तो क्या होगा? पहले उसका निदान करेंगे हम, निदान परीक्षण। नेक्स्ट, अब आपको पता है मूल्यांकन के 2 भाग होते हैं। पहला होता है संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव। निर्माणात्मक मूल्यांकन भी बोल सकते हैं। ये होता है क्लास के अंदर। कहने का मतलब है जब मैडम या अध्यापक क्लास में पढ़ाते हैं उसके बीच बीच में, जैसे बीच बीच में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अवबोधात्मक क्वेश्चन, इस प्रकार से। और संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो होता है सत्र के अंत में। जिस प्रकार से वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के किस विशिष्ट उद्देश्य हेतु भाषिक तत्वों का विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाता है? भाषिक तत्वों में विषय वस्तु का ज्ञान किस कौशल में कराया जाता है? बताइए। कौशलात्मक, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और अभिवृत्तात्मक, कौन सा होगा इसमें? अब आपको पता है इसमें दे रखा है विषय वस्तु का ज्ञान कराना, तो ज्ञान होगा तो किस में जाएगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य में। नेक्स्ट, अब इसमें मैंने आपको बताया कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या क्या आते हैं, उनको भी आप साथ के साथ पढ़ लेना। ध्वनि, शब्द, वाक्य रचना का ज्ञान देना। विद्यार्थी ध्वनि, वर्ड, शब्द, वाक्य को पहचान सकेंगे, विभेदीकरण और वर्गीकरण कर सकेगा, उच्चारण व वर्तनी की अशुद्धियों को पहचान सकेंगे, साहित्यिक विधाओं का ज्ञान देना आदि इसमें आते हैं। नेक्स्ट, निगमन विधि से संबंधित तत्व असंगत है। क्या पूछा है इसमें गाइज? असंगत पूछा है। सूक्ष्म से स्थूल, विशिष्ट से सामान्य, अज्ञात से ज्ञात और नियम से उदाहरण। बताइए कौन सा होगा इसमें? निगमन विधि से संबंधित तत्व असंगत है। कैसा है? जो संगत नहीं है। अब आपको पता है इसमें नियम दिए जाते हैं, तो नियम कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। और नियम विद्यार्थियों को ज्ञात नहीं होते, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। लेकिन इसमें क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जो सूत्र है ये किसका है? आगमन विधि का। किसका है ये? आगमन विधि का। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट, उच्च स्तर में पद्य शिक्षण की शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं है। उच्च स्तर में पद्य जो शिक्षण है, पद्य और गद्य आपको पता है पद्य किसको बोलते हैं? हम कविता शिक्षण को बोलते हैं। तो शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं है। व्यास विधि, गीत अभिनय विधि, तुलनात्मक विधि और समीक्षा विधि। बताइए कौन सा होगा इसमें? तो उच्च स्तर में पद्य शिक्षण की शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं है। अब आपको पता है उच्च स्तर पर पूछा है तो व्यास विधि उच्च स्तर पर होती है, तुलनात्मक विधि भी, समीक्षा विधि। अब इसमें लिखा हुआ है गीत, तो गीत तो हम छोटे बच्चे होते हैं उनको सुनाकर गाते हैं, हम गाते कि नहीं गाते हैं? तो गीत विधि किस में होती है? 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए, तो उच्च स्तर पर नहीं प्रयुक्त होती। नेक्स्ट देखो, कविता शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती है? एक तो गीत संगीत विधि, अभी अभी आया था। अर्थबोध विधि, खंडानमय विधि, अभिनय विधि और व्याख्या विधि। नेक्स्ट, और इसमें आपको मैंने एक दिन बताया भी था कि व्याख्या विधि के 3 रूप होते हैं। एक किससे मिलकर बनी होती है? व्यास विधि से, तुलना विधि से और समीक्षा विधि से। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण की विधियों में सर्वप्रमुख महत्वपूर्ण विधि है अभिनय विधि, समीक्षा विधि, व्याख्या विधि, अर्धकथन विधि। अब देखो ये तीनों की तीनों आपको अभी अभी मैंने बताया ये गद्य शिक्षण की होती हैं, तो अभिनय विधि इसमें मोस्ट होगा। तो महत्वपूर्ण कौन सी हो गई? अभिनय विधि। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है अगला। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का गुण होता है, मतलब गुण कौन सा है इसमें? परीक्षण पदों में विश्वसनीयता, वैधता होती है। अध्यापक छात्र की आंतरिक अनुभूतियों का आकलन कर सकता है। प्रश्नों का निर्माण सरल होता है। अंकन प्रक्रिया समय लेने वाली होती है। बताइए कौन सा होगा इसमें? अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अंकन प्रक्रिया समय लेगी? बिल्कुल नहीं लेगी। प्रश्नों का निर्माण सरल होगा? नहीं होगा, कठिन होगा।
और आंतरिक अनुभूति नहीं होगी। किसमें? इसमें तो वस्तुनिष्ठ होते हैं, अवैध भंडे होते हैं और मशीन के द्वारा चेक किए जाते हैं, तो बालक की अनुभूति का पता नहीं चलता। ये जो तीनों ही विशेषताएं नीचे के विकल्प में तीनों ही हैं, 2, 3, 4, ये किसकी हैं? निबंधात्मक परीक्षाओं की। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट विकल्प। परीक्षण पदों में विश्वसनीयता और वैधता है। निम्न में से प्रक्षेपित नहीं है। प्रक्षेपित आप जानते हो ना, इसको बोलते हैं प्रक्षेपण, है ना, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्शन। चार्ट, प्रोजेक्टर, OHP और एपिडास्कोप। बताइए कौन सा होगा? प्रक्षेपित मतलब प्रक्षेपित करके, मतलब लेंस के थ्रू पर्दे पर दिखाना। तो इसमें प्रोजेक्टर होता है, OHP होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, और एपिडास्कोप भी होता है। लेकिन चार्ट कैसा होता है? एक दृश्य माध्यम है, लेकिन वो अप्रक्षेपित है। तो देखो ये क्या क्या होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। चार्ट ये एक दृश्य सामग्री होती है। चित्र दर्शक यंत्र को हम प्रोजेक्टर बोलते हैं। OHP को क्या बोलते हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर, या इसको आप बोल सकते हो सर्वोपरि प्रक्षेपी यंत्र। और एपिडास्कोप, इसमें अपारदर्शी वस्तुओं को, छोटे चित्रों को प्रक्षेपित कर बड़े रूप में दिखाया जाता है। किसमें? एपिडास्कोप में। नेक्स्ट, मौन पठन के विषय में क्या धारणा है? इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की गति धीमी होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो आपको बताना मौन पठन के विषय में क्या धारणा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप मन लगा के पढ़ोगे, अब मेरी क्लास को आप बिना किसी की आवाज़ किए हुए मन लगा करके पढ़ रहे हो, है ना, एकाग्रचित्त होके, तो एकाग्रचित्त होके पढ़ने का अभ्यास होता है। मौन पठन में किसका होता है? एकाग्रचित्त होके पढ़ने का अभ्यास। तो देखो इसमें मौन वाचन के वेद कौन कौन से होते हैं? सस्वर वाचन के मुख्य रूप से 2 वेद होते हैं। कौन कौन से? गंभीर पठन और त्वरित पठन। ओके, अगला, 2 भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किस विधि में किया जाता है? 2 भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन, आगमन विधि, अनुकरण विधि, व्यक्तिरेत विधि और समवाय विधि। सिंपल है, आपको पता होगा। इन आगमन में होगा नहीं, अनुकरण में होगा नहीं, समवाय में होगा नहीं, किस में होगा? व्यतिरेक विधि में। व्यतिरेकी विधि में 2 भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, व्यतिरेकी विधि में। अब आगमन विधि क्या होती है? ऐसी शिक्षण पद्धतियाँ जिसमें उदाहरण देकर सामान्य नियम की स्थापना की जाती है। अब इसमें नियम भी पूछ सकता है कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है उदाहरण दिए जाएंगे तो बच्चा कुछ ना कुछ उदाहरणों से तो फेमस होता ही है ना, जानकार होता है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस विधि में विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य की ओर जाते हैं। नेक्स्ट, व्यतिरेक विधि क्या होती है? कुछ बच्चों का डाउट होगा कि व्यतिरेक विधि होती क्या है ना, तो इसके बारे में क्या है? ये 2 भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मातृभाषा से दूसरी भाषा में विशेष अतिरेक अर्थात विशिष्टता अथवा भिन्नता क्या है? इसमें बताया जाता है कि मातृभाषा से दूसरी जो भाषा है उसमें विशिष्टता क्या है, भिन्नता क्या है। मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। ये विधि द्वितीय भाषा सीखने के लिए प्रयुक्त होती है। तो व्यतिरेक विधि में क्या होता है? मातृभाषा और सीखी जाने वाली भाषा जो द्वितीय भाषा, एक तो हमारी खुद की मातृभाषा हो गई हिंदी, और हम कोई द्वितीय भाषा सीखना चाहते हैं, फारसी, अरबी, उर्दू, तो द्वितीय भाषा सीखने में ये प्रयुक्त की जाती है। तो उन दोनों भाषाओं में जो व्याकरण है वो कैसा है, सेम है कि नहीं है, गुण दोषों की तुलना की जाती है, वो होती है व्यतिरेक विधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है? व्यय मतलब खर्चीली विधि मानी जाती है। सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, मॉन्टेसरी विधि। बताइए कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? तो आपको पता है सैनिक विधि ऐसा है नहीं, अभिक्रमित नहीं होगा, मॉन्टेसरी नहीं होगा, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, क्योंकि इसमें यंत्रों की आवश्यकता होगी, प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाएंगे यंत्र, बड़े बड़े यंत्र, कंप्यूटर वगैरह, तो हर स्कूल में नहीं मिल सकते, और किसी किसी अध्यापक का सामर्थ्य भी नहीं होता कि वो इस विधि से पढ़ा सके, तो ये खर्चीली विधि मानी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पठन का प्रकार नहीं है? क्या पूछा है? प्रकार नहीं है पठन का। स्वेस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन और द्रुत पठन। तो अभी अभी बताया अर्थ पठन कोई नहीं होता। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति, प्रश्नोत्तर, चित्र वर्णन और निबंध लेखन। बताइए कौन सा होगा इसमें? तो प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? प्राथमिक स्तर पर बतानी है आपको, तो सिंपल है। प्राथमिक स्तर कौन सा होता है? 1 से 5वीं तक होता है, तो 5वीं तक के बच्चों को आप किससे पढ़ाओगे? चित्र के माध्यम से। नेक्स्ट, पढ़ना कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में क्या होता है? अब आपको पता है पढ़ना क्या होता है? पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, तो संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट,
अब इसमें ग्रामर के क्वेश्चन है 30, एक दो नहीं है, कितने हैं 30। शायद आपको बहुत ही पसंद आएंगे, आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। किस शब्द में दो उपसर्ग और एक प्रत्यय नहीं है? एक प्रत्यय नहीं, ऐसा शब्द देख रहा हूँ उसमें दो उपसर्ग और एक प्रत्यय नहीं है। समूह उच्चारण, तो इसमें आपको पता है सम, धन, उद, धन, उद हो गया, चर, धन, अन, तो इसमें तो है अन प्रत्यय हो गया और दो उपसर्ग हो गए। संवैधानिक, इसको देख लेते हैं संवैधानिक को, इसमें है सम, धन, बी, धन, विधान शब्द है, और फिर क्या बचा इसमें धान बचा इधर, और फिर क्या बचा इधर एक बचा, तो इसमें है सम और दो उपसर्ग हो गए इसमें और एक प्रत्यय हो गया। व्यवस्थित में आप देख सकते हो बी, धन, आ, धन, इस्त, धन, इत, तो इसमें भी दो उपसर्ग हो गए और एक प्रत्यय हो गया। लेकिन संन्यास में सिर्फ और सिर्फ सत, धन, आस, इसमें एक उपसर्ग है और प्रत्यय भी नहीं है। ये क्या है? मूल शब्द है। तो कौन सा होगा? डी विकल्प। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन नहीं दिया इसमें भाई ने, कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य आज प्रकृति को भी चुनौती देने लगा है तो केवल इसी के बल पर इस वाक्य में कितने निपात हैं? बताइए कितने निपात हैं? भी है, एक हो गया, तो है, दो हो गए, केवल तीन हो गए। पर आपको पता है इसी आपको पता है किससे बना हुआ? ये बना है इस धन ई से, इस धन ही से बना है इसी, इस धन ही से बना है इसी। तो इसमें भी ही क्या होता है? अब वो ही तो होता है, ये निपात होता है। भी, तो, केवल, ही, मात्र, ये सारे के सारे निपात होते हैं। तो इसको आप मिस कर सकते थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, जिससे आपकी समझ में आ सके कि इसी में भी अव्यय शब्द है, मतलब कहने का मतलब है निपात है, तो ही निपात है। तो कितने हो गए? 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विलोम गलत है? रित का निरत, स्वयं का पर, स्थापित का विस्थापित और भौतिक का आध्यात्मिक। बताइए कौन सा होगा? सिंपल सा है, भौतिक आध्यात्मिक है, स्थापित विस्थापित है, स्वयं का पर मतलब दूसरों पर है, रत का निरत नहीं होता, ये तो समानार्थी हो गए। रत का क्या होता है? विरत। क्या होता है? विरत। तो ये होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है, अछूता, घर, साप और आँच। बताइए कौन सा होगा? आपको सिंपल है, साफ नहीं होता, ये कैसा होता है? तत्सम शब्द है ना। अछूता को आपको पता है, सिंपल है ये तो, छुआछूत वगैरह। घर का गृह होता है, आज का अर्ध। नेक्स्ट, वह आज तीनों प्रकार के तापों दैहिक, दैविक, भौतिक सभी का अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका है। यह कैसा वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्रित और संयुक्त मिश्रित। तो इसमें संयुक्त कहीं भी और वगैरह नहीं है, मिश्रित इसमें कहीं भी की नहीं है, जो नहीं है, जिसे नहीं है, तब नहीं है। तो सिंपल है, एक क्रिया है इसमें, तो किसको इसमें जाएगा? सरल वाक्य में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? परिपाटी, छुआछूत, क्रुद्ध, भाषणबाजी। बताइए कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो सिंपल है ये तो, क्रुद्ध व्यक्ति है ना। क्रोध शब्द होता, कौन सा शब्द होता? क्रोध शब्द होता, तो वो भाव में जा सकता था, क्योंकि क्रोध को महसूस किया जाता है। क्रोध, क्षमा, प्यार, घृणा, ये शब्द होते हैं। क्रुद्ध व्यक्ति, तो ये किसमें जाएगा? भाव विशेषण में। किसमें? विशेषण में। नेक्स्ट, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? सड़ियल, कम लड़के, कुछ दूध और अधिक। बताइए कौन सा होगा? गुण बताना है। कम लड़के, ये तो संख्या हो गई, कुछ दूध परिमाण हो गया, अधिक ये भी परिमाण हो गया। तो सड़ियल आम, आप लगा के देख सकते हो, सड़ियल आम, तो आम की विशेषता बताई जा रही है, कैसे है? सड़े हुए, तो गुण बताया गया इसमें। मुझे रोजगार की सख्त है इच्छा, जरूरत, अनिवार्यता या अभिलाषा। तो सबको मुझे रोजगार की सख्त क्या है? जरूरत है, फारसी शब्द है। लूट खसोट में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व। लूट खसोट, तो लूट खसोट आदि, तो कौन सा हो गया? समाहार द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व? समाहार द्वंद्व। नेक्स्ट, किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण नहीं है? सार्वनामिक विशेषण नहीं है पूछा है इसमें, नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। यह पुस्तक से ही पढ़ता है, यह पुस्तक पढ़ने लायक है, यह पुस्तक सबसे महंगी है, यह पुस्तक पढ़कर मैं सफल हो गया। बताइए कौन सा होगा इसमें? सार्वनामिक विशेषण नहीं है, यह पुस्तक पढ़ने लायक है, यह पुस्तक, तो पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, यह पुस्तक सबसे महंगी है, यह पुस्तक से ही मैं पढ़ता था। तो पढ़ता किससे था? यह से। तो यह क्या है इसमें? सर्वनाम, ना कि सार्वनामिक विशेषण।
सूरज अभी अभी छिपाए, वाक्य का काल बताइए। अभी अभी कब छुपाए? अभी अभी। आसन, पूर्ण, सामान्य और सामान्य वर्तमान, बताइए कौन सा होगा? अभी अभी छिपाए तो आसन्न भूतकाल। किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? परियंक है इसमें, तो परिधन अंक, परिधन आप्त, परिधन उषण है, लेकिन प्रियत में कौन सा होगा? प्रय उपसर्ग होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है? सही प्रयोग नहीं हुआ है। सारथी, सारधन थी, कौशल कुशल धन ए, भूत धन इक से भौतिक, माधुर्य धन ऐसे माधुर्य। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? सिंपल सा है। आपको पता है सारथी शब्द किससे बनता है? सरथ में जब मैंने ई प्रत्यय जोड़ा, कौन सा प्रत्यय जोड़ा? ई, तो बना ये सारथी। क्या बना? सारथी, क्योंकि ये आदि वृद्धि करता है, तो ये क्या बनेगा? सारथी शब्द बना। सरथ में ई जोड़ा तो ये कैसा हुआ? सारथी शब्द। कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? इंदिवर, पुंडरीक, नलिन और पंकिल, बताइए कौन सा होगा इसमें? कमल का पर्यायवाची नहीं है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैंने दिया इसको। देखो ये तो तीनों होते हैं, लेकिन आपको पता है पंकिल किससे बना है? पंकज होता तो ये कमल का हो जाता है। पंक धन इल, पंक धन इल से बना है पंकिल। जो पंख, आपको पता है पंख हम किसको बोलते हैं? कीचड़ को बोलते हैं ना। तो कीचड़ से युक्त, कीचड़ से सहित, तो ये किस में जाएगा? पंकिल का नहीं होगा। ये किसके लिए आएगा? कीचड़ से सहित, कीचड़ के लिए। किस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है? रमेश पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। हेतु मत है इसमें। कैलाश जयपुर गया होगा, संदिग्ध हो गया। महेश अभी अभी आया है, तो इसमें कौन सा हो गया? आसन हो गया। राजेश पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा है, अपूर्ण है। पढ़ रहा था, राजेश पढ़ रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बहुवचन से संबंधित है? मेरे पिताजी रोज व्यायाम करते हैं, मेरी सफलता पर नानाजी बहुत खुश हुए, अनेक लोग नवाचार कर रहे हैं, राष्ट्रपति भाषण दे रहे हैं। तो बताइए सिंपल सा है। अब आपको पता होगा कि अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन होता है, तो अनेक लोग भी बहुवचन शब्द होता है। नवाचार कर रहे हैं, तो ये किस में जाएगा? बहुवचन रूप में। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है। इमली, आशा, रीछ और कपड़ा तद्भव नहीं है, तो वो कैसा होगा? तत्सम होगा। तो कौन सा होगा इसमें? आशा। आशा कैसा है? आपका तो आस से बनता है, आशा से बनता है। आस, आस होता तो तद्भव होता, तो ये गलत है। नेक्स्ट, किस विकल्प का मुहावरा सही नहीं है? हवा हो जाना, शीघ्रता से गायब हो जाना, समझ पर पत्थर पड़ना, विवेक खो देना, विवेक खो देना, रास्ते पर आना, सही जगह पहुंचना, मुंह काला करना, बदनाम कर देना। बताइए किसी कौन सा होगा इसमें? सीधा सीधा रास्ते पर आना, सही जगह पहुंचना नहीं होता, सीधा सीधा अर्थ नहीं होगा। ठीक है, रास्ते पर आना सीधा सीधा अर्थ नहीं होगा, यही गलत होगा। निम्नलिखित वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? कैसी व्यक्तिवाचक? अनेक सुभाष पैदा हो गए, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, तुम्हें जयपुरी जूती खरीदनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर जोधपुरी कोट अच्छा लगेगा। देखो अनेक सुभाष पैदा हो गए, तुलना की जा रही है। तुम्हें जयपुरी जूती पहननी चाहिए, तुलना है जूती की जयपुर से। तुम्हें ऊपरी जोधपुरी कोट अच्छा लगता है, तो इसमें भी तुलना है। लेकिन गांधी जी ने राष्ट्रपिता कहलाए, तो ये किस में जाएगा? व्यक्ति। गांधी जी को आपने नाम लिया, तो इसमें इंदिरा गांधी का नाम नहीं आएगा, सीधा सीधा आपके माइंड में इमेज महात्मा गांधी की बनेगी। कमरे में शायद कोई छिपा है, इस वाक्य का रेखांकित शब्द है, तो सिंपल सा है, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आप अन्य पुरुष में है? वेरी नाइस क्वेश्चन है ये। मैं आप नहा लूँगा, आप इधर बैठो, मैं आप नहा लूँगा, तो निजवाचक। आप इधर बैठो, आप इधर बैठो, मध्यम पुरुष। आप विद्वान हैं, इसलिए इसका अभिवादन करना चाहिए। आप विद्वान हैं, तो किसी तीसरे के लिए इंकित हो रहा है, अन्य पुरुष के लिए, तो राइट आंसर तो होगा ये। आप क्या कर रहे हो, मुझे स्पष्ट समझाइए। तो आप जब भी दो बार आए तो वो अव्यय बन जाता है। क्या बन जाता है? अव्यय शब्द बन जाता है। तो ये इसमें क्या है? अव्यय। इसमें क्या है? मध्यम। और इसमें क्या है? निज। तो अन्य पुरुष में कौन सा होगा? तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सरल वाक्य बताइए, कौन सा होगा सरल वाक्य? आप डॉक्टर को दिखाकर जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। आप डॉक्टर को इसलिए दिखाएं ताकि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। आप डॉक्टर को दिखाएं ताकि जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और अगला है, जब भी आप डॉक्टर को दिखाएं तो स्वस्थ हो जाएं। तो इसमें बताना है आपको सरल वाक्य। सरल, देखो इसमें आ गया ताकि, ताकि है ना, जब,
तो ये तो तीनों की तीनों मिश्र वाक्य हो गए, सीधा सीधा फर्स्ट विकल्प ही होगा सरल वाक्य में, एक क्रिया है इसमें। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा? तो पुल्लिंग शब्द इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है, रीति, आलस, राशि और संपत्ति। आलस मत करो, है ना, आलस अच्छा नहीं होता, तो आलस पुल्लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? सदैव बहुवचन, शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण, मेरे प्राण निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए, तो प्राण शब्द। नेक्स्ट, अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है, तो सिंपल सा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तू खुद तो पढ़ वह भी पढ़ लेगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम नहीं है? तू, तू किसमें जाएगा? तू आ गया मध्यम पुरुष, खुद निजवाचक, वह अन्य पुरुष, तो संबंध नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है, बताइए कौन सा होगा? इसमें संज्ञावाचक नहीं होता, क्या होता है आपको पता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, तो यह है स्थानवाचक। अब बताइए, नीता थोड़ा ही दौड़ती है, कितना? थोड़ा, तो इसमें परिमाण बताया जा रहा है। मगर तेज दौड़ती है, कैसे दौड़ती है? तेज, कैसे? रीतिवाचक। और छत पर दौड़ती है, कहाँ पर दौड़ती है? स्थान बताया जा रहा है, छत पर, तो स्थान, लेकिन इसमें कालवाचक नहीं आया, तो कालवाचक। तो हिंदी के थे व्याकरण से संबंधित 30 क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चन थे शिक्षण विधियों से, इस प्रकार से 45 क्वेश्चन हो गए। एक दिन में 45 क्वेश्चन करना गाइस बहुत होता है, अच्छे से करो, ध्यान से करो, एक एक क्वेश्चन को समझ के करो, याद रखो, कॉपी में नोट करो। यदि नहीं आता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल करके, और क्लास को शेयर करते रहें अपने साथियों के साथ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।